तो शुरू करते हैं आज प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जो सी-टेट, सुपर टेट और एसएससी चंडीगढ़ 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है और ये भी बताना है कि अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? स्थानीय निकाय को, राज्य को, केंद्र को, राज्य तथा केंद्र को। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त हैं? तो ये केंद्र को प्राप्त हैं और ये अनुच्छेद 248 में है। 248 में बताई गई हैं। जो अनुसूची 7वीं अनुसूची है उसमें 3 विषयों का उल्लेख है जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बटा हुआ है। उसके अलावा जो भी शक्तियां बचती हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, वो केंद्र में निहित होती हैं। नेक्स्ट है, लुक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कब हुआ? लुक ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ, ये है प्रश्न। तो ये हुआ दिसंबर 2014 को। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट जो है इसमें परिवर्तन 2014 में जरूर हुआ था, लेकिन ये जो है 1991 पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। और इसका मतलब होता है कि पूर्व की ओर देखो। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे जो व्यापार हैं वो ईस्ट वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें होते हैं, लेकिन जो भारत के पूर्व में पड़ता है, सपोज कीजिए कि ये भारत का नक्शा हो गया और इधर जो म्यांमार साइड के क्षेत्र होते हैं इधर पूर्व, तो ये इस योजना का ये बात थी कि मतलब आप पूर्व की तरफ देखिए, म्यांमार की तरफ भी देखिए, उधर भी जो है एशियाई राष्ट्रों की ओर देखने की बात कही गई थी। इसके लिए ये वापस से ये परिवर्तित हो गया था 2014 में और ये शुरू हुआ था 1991 से ही। नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राजेंद्र प्रसाद, के मुंशी, डॉक्टर BN राव, सुब्बा राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर BN राव को, और ये अस्थायी थे। और जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इसी टाइम पे संविधान बन रहा था, तो उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था कि जब ब्रिटिशों ने हमें जो है दलितों में और उच्च वर्ग में बांटने की बात करी थी, तो उस टाइम पे महात्मा गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि हम ऐसे नहीं अलग क्षेत्र उनको नहीं देंगे, बल्कि जो भी हम जहाँ भी हैं उनमें उनको भी हिस्सेदारी रहेगी, वो भी अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो इस पे जो थे भीमराव अंबेडकर जी, उनका बड़ा ये था योगदान। वो बहुत मतलब वो नीची जात जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, उनके लिए वो लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि आप ही जो है ये संविधान की प्रारूप की समितियां पूरा बनाइए और आप ही संविधान को निर्माण करिए, आप ही बताइए, क्योंकि अगर हम नियम बनाएंगे तो आपको ये लगेगा कि संविधान में कुछ गलती हुई है। जो भी हमारा संवैधानिक निकाय बन रहा है, जो भी हमारे नियम बन रहे हैं, वो तो उच्च वर्ग के लोगों ने बनाए, तो हो सकता है कुछ गलत हो। लेकिन डॉक्टर BN राव एक बहुत बड़े जो है वकील थे, उनको सारा कुछ पता था, पढ़े लिखे थे। उन्होंने उस हिसाब से सारी चीज़ें किया, उनको जो है प्रारूप बनाया संविधान का। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी?
तो ये प्राक्कलन समिति जो है ये भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति थी और लोकसभा के कुल 30 सदस्य इसमें होते थे और इसमें इसे जो है अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा गया है, अस्थाई मितव्ययिता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? इसमें ये मिस्टेक हो गई है तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? दारा सिंह, रघुवंशी, प्रदीप खालको या पुलेला गोपीचंद? कौन है जो अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं? तो ये प्रश्न पूछा है। सही जवाब है इसका पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं और अर्जुन पुरस्कार जो है ये जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार भी इनको मिला है और ये 1999 में इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार और 2009 में इनको मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट है, मनोरंजन कर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? कर नहीं है, सॉरी माफ करिएगा। मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोरंजन जो है 5 प्रकार के बताए गए हैं और जैसे कि उसमें 5 प्रकार में है कि इनमें इसके साधन बताए गए हैं लेकिन प्रकारों को गिना नहीं गया है कि कितने होते हैं, लेकिन इनके साधन जैसे नृत्य, नाटक, संगीत, कवि सम्मेलन, चलचित्र, रेडियो, टीवी, मेला, खेल, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब साधन बताए गए हैं और मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए होता है? देखिए, आपको लोगों को लगेगा कि एक ऐसा प्रश्न है, लेकिन ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा क्योंकि ये रिपीट करने की संभावना है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए होता है? चक्रासन, सुखासन, वज्रासन या ताड़ासन? जो योगा करते हैं तो उनके बारे में है कि कौन सा है जो घुटनों को आराम मिलता है, घुटनों को शक्ति मिलती है, तो ये वज्रासन होता है जिससे घुटनों को शक्ति मिलती है और घुटने मजबूत बनते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आसाम? तो ये जो है ये स्थापित किया गया है मणिपुर में और ये 31 मई 2018 को प्रथम, क्योंकि ये प्रथम है तो ये क्वेश्चन आना अनिवार्य बनता है, प्रथम जो है विश्वविद्यालय खोला गया था। सोयाबीन राज्य किसे कहा जाता है? आपको पता है सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और सोयाबीन बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ राज्य पूछा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, इसके बारे में। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश को? तो ये सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सोयाबीन की उत्पत्ति होती है इसके लिए, और मध्य प्रदेश में ही इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी है। देखिए, आपका 2 प्रश्न तैयार होता है इसमें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी पाया जाता है और वहीं पे ही जो है प्रदेश का जो है इंदौर में ही सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? किचन गार्डन, ट्रक गार्डन, वेजिटेबल फार्मिंग, फ्लोटिंग गार्डन? ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने को क्या कहा जाता है? तो ये वेजिटेबल फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्र में अपनाई जाती है? वर्गाकार, षटभुजाकार, एकांतर, समोच्च? मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा जो है
बाग वाग लगाए जाते हैं। तो ये समोच्च है। समोच्च वर्गाकार तो आप समझ जाएंगे, षटभुजाकार भी एकांतर, और समोच्च कुछ इस सीढ़ीदार टाइप का होता है। इस तरीके से बाग लगाए जाते हैं और यहाँ पे ऐसे पेड़ लगा दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे पेड़ लगा दिए जाएंगे। तो जब बारिश होगी तो कटाव से मिट्टी बचेगी। ये सीढ़ी नुमा रहेगा तो ढलान पे पानी चलाएगा और मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि जो वृक्षें होंगी उनकी जड़ें जो नीचे रहेंगी वो इनको पकड़ लेंगी। ये समोच्च आकार है, इसी को समोच्च आकार बोलते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज, वसा या प्रोटीन। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक जो सुरक्षा करते हैं वो कौन से आहार हैं, तो वो विटामिन व खनिज लवण। विटामिन व खनिज लवण जो है, और ये जो है सुरक्षा करते हैं रोगों से। और जल में जो घुलनशील है, ये भी प्रश्न आता है। जल में जो घुलने वाले हैं वो हैं बी और सी, और बाकी जो है वो वसा में घुलते हैं। ए, डी, ई, के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? सेकना, उबालना, भुनना या तलना। भोजन को जब हम पकाते हैं तो उसकी सर्वोत्तम अच्छी विधि क्या है कि इस तरीके से भोजन पकाए तो उसको सही माना जाएगा। तो ये जो है सेकना भी नहीं है, उबालना। भोजन को जब तक अच्छी तरीके से पका नहीं देते, मतलब उबालने से ही क्या है कि उसके सारे पदार्थ जो भी उसमें जो भी रहते हैं, उसमें थोड़े बहुत कीड़े या जो भी उसके कच्चे पदार्थों में कच्चे भोजन को पचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम सेक देंगे तो अंदर तक वो नहीं पक पाता। भुनने से भी नहीं होता, लेकिन उबालने से आप लोग ने देखा होगा कि जो भी हेल्दी फूड या जो भी डाइटिंग वाली चार्ट देते हैं उनमें ज़्यादातर उबाल के सब्जियों को खाने को कहा जाता है, क्योंकि यह एक अच्छी विधि है। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होते हैं? न्यूक्लियक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या वसा के पाचन में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो ये ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होते हैं। और जो है यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलेय अमीनो अम्ल में बदल देता है। और यह एक अग्नाशयी रस है, मतलब कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय से ही निकलते हैं। नेक्स्ट है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक किस विषाणु द्वारा होता है? बेसिलस टाइफोसस, वायरस, एंट अमीबा, विब्रियो कैलोरो। किसके कारण होता है जो है ये? तो वेरियोला आई थिंक वेरियोला छूट गया है, वायरस सिर्फ टाइप हो पाया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेरियोला वायरस, इसी कारण होता है इसका नाम वेरियोला। चेचक के विषाणु का नाम वेरियोला वायरस है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेफर विधि का प्रयोग किया जाता है टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर या सामान्य मूर्छा आ जाने पर। सेफर विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये रोगी के पानी में डूबने के कारण जो है तब ये प्रयोग किया जाता है। और ये वयस्क लोगों में जो है कृत्रिम रूप से एक सांस देने की प्रक्रिया को कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि रोगी को पीठ के बल लिटा देते हैं और उसके जो पीछे पसलियां होती हैं उस पर जो है दबाव लगाते हैं, और दो 3 सेकंड के बाद लगाते हैं। ये नहीं है कि जो है लगातार करते रहते हैं। और जब ये झटका लगता है तो रोगी का जो फेफड़ा होता है वो वर्क करने लगता है, जिसके कारण वो खांसता है और सारे पानी उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। फेफड़े में भी अगर पानी हो गया रहता है तो वो भी खांसने की वजह से बाहर आता है और रोगी होश में आ जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? कछुआ, घड़ियाल, मगर, डाल्फिन, गैंगेटिका। तो ये जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है डाल्फिन, गैंगेटिका।
और भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेटिका है। और यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कनफुली संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। ये बांग्लादेश की जो गंगा है ब्रह्मपुत्र, उनमें पाई जाती है। और इसे जो है 1972 की अनुसूची में रखा गया है। 1972 के एक अधिनियम हुआ था, उसके अनुसार इसको जो है अनुसूची में रखा गया है। वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1980, 1988, 1986, 1990। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1900 पारित में किया गया था। और ये जो है 1988 में इसका संशोधन हुआ था। संशोधन 1988 में इसका संशोधन भी हुआ था। और ये अधिनियम वापस से इसको जो है अनुसूचित जनजातियों के आधार के लिए, क्योंकि क्या है, अनुसूचित जात जो आदिवासी लोग होते हैं वो वन में ही रहते हैं, वन ही उनका घर होता है, तो उनके संरक्षण के लिए यह अधिनियम 2016 में वापस से फिर से लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव नहीं है? कौन सी गैस ऐसी है जिसे हरित गृह प्रभाव नहीं है? तो मीथेन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन, किसका जो है हरित गृह प्रभाव नहीं पड़ता? तो ये नाइट्रोजन है जो हरित गृह प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कौन सी ऐसी जो है विधि है इसमें से? जैविक खाद तो मृदा संरक्षण की विधि है, जैविक खाद है वो भी। फसल चक्र, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलों को बोते हैं तो उससे भी मृदा संरक्षण होता है। कीटनाशक रसायन और मृदा अपरदन रोकना, जब मृदा का संरक्षण ही कर रहे हैं तो मृदा अपरदन तो वैसे ही रुक रहा है। तो जो कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जब भी हम फसल बोने जाते हैं उसके पहले कुछ कीटनाशक डाल देंगे दीमक उमक की वजह से, और अब इतने ज़्यादा हाई पावर का आ जाता है कि उनकी उर्वरक शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो ये कीटनाशक रसायन जो है ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। वंदे मातरम देश गान का रचयिता है अमीर खुसरो, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम किसने गाया था ये पूछ रहे हैं। तो वंदे मातरम जो है किसने गाया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम गाया था। नेक्स्ट है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव किस समय में गाया जाता है ये पूछ रहे हैं। तो ये है कि रात्रि में, प्रातः काल में, दोपहर में या सायंकाल में, किस टाइम पे ये राग भैरव गाया जाता है? तो राग भैरव प्रातः काल में गाया जाता है। राग भैरवी थाट होता है, वो जो राग भैरव गायन है ये राग भैरवी एक थाट होता है। और ये एक अलग अलग जो है कलाकार की घराना होता है। ये अलग जो गायक लोग होते हैं उनका अलग अलग घराना होता है, और 2-3 हैं, लखनऊ घराना ऐसे ऐसे करके है, वो लोग अलग अलग उनके गायन शैली है उनकी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए, बिना पढ़े बिना मेहनत करे कुछ नहीं होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।